नमस्कार दोस्तों। जनवरी करंट अफेयर्स हमारे चल रहा था इंडिया का, और हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। MOSPI का नया लोगो और शुभंकर। अभी पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? आधार का नया जो है शुभंकर देखा था, जो कि क्या था, नाम क्या था उसका? उदय। क्या नाम था? उदय। ऐसे जो है MOSPI अगर हमें समझ में आया हुआ रहेगा, PIB की ये न्यूज़ है, हमको पता रहनी चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो हम इजीली जो है इस न्यूज़ को अप्रोच कर लेंगे कि भाई किससे रिलेटेड है। MOSPI, एम का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ, एस का मतलब स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी, आप गणित में जो है वैसे भी पढ़ते ही हो। मतलब कि स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। पी का मतलब प्रोग्राम, प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? कार्यक्रम। आई का मतलब इम्प्लीमेंटेशन, अपने जो प्रशासनिक शब्दावली है उसमें भी आ सकता है। इम्प्लीमेंटेशन किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन? कार्यान्वयन को। तो ये मिनिस्ट्री, कहीं भी हम MOSPI देखें तो इसका मतलब हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है। एक तो डाटा कलेक्ट करने से, स्टेटिस्टिक्स से, और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से। इसने क्या किया? 1 जनवरी 2026 को नया लोगो एवं शुभंकर क्या किया? लॉन्च किया। शुभंकर का नाम ही क्या है? सांख्यिकी है। शुभंकर का नाम क्या है? सांख्यिकी, मतलब डेटा से जो है ये रिलेटेड है। जैसे कि अगर मैं आपको इसका शुभंकर दिखाऊं, एक मिनट, इसका देखो, ये वाला जो है एक तरीके से शुभंकर का डायग्राम। अब इसमें आपको जो है क्या क्या चीजें दिख रही है। कलर चेंज कर लेता हूँ, ये एक मिनट, पीला सिल जाएगा, रेड ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखो इसमें हमको क्या क्या दिख रहा है। एक तो हमको इसका जो है नाम दिख रहा है। इसका एक तरीके से उद्देश्य क्या है? डेटा फॉर डेवलपमेंट। MOSPI का है तो डेटा फॉर डेवलपमेंट। डेटा किस लिए चाहिए? डेवलपमेंट के लिए। अगर डेटा नहीं होगा तो स्कीम्स वगैरह हम किस तरीके से बनाएंगे? तो इसका नाम ही जो है क्या है? डेटा फॉर डेवलपमेंट। इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है? देखो, एक तो अशोक चक्र दिख रहा है, एक इसमें रुपए का चिन्ह दिख रहा है, रुपए। अलग अलग जो है गणितीय मतलब वो दिखते हैं, चिन्ह दिखते हैं, ये देखो बराबर का या इस तरीके से। बीच में अशोक चक्र दिख रहा है। एक ये तीर का निशान इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और केसरिया रंग, हरा रंग वगैरह ये दिख रहे हैं। तो इनके सबके अलग अलग सिंबल है, वो भी हमको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, PIB की न्यूज है। देखो ये जो चिन्ह है, ये इस तरीके से अगर जो जा रहा है ये ऊपर की तरफ, ये किसको दिखाएगा? विकास को दिखाएगा। ये किसको दिखा रहा है? विकास को जो है दिखा रहा है। ये अलग अलग कलर जो है ये राष्ट्रीय मूल्यों को दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये जो अलग अलग चिन्ह है ये किसको दिखा रहे हैं? आधुनिक गणितीय प्रणालियों को। चिन्हों से क्या होता है? किसकी सिंबल है? आधुनिक गणितीय प्रणालियों की। अशोक चक्र जो है किसको दिखाएगा? हमारे जो प्राचीन इतिहास वगैरह उससे जो है ये रिलेटेड रहेगा। तो हमको ये चीजें एक तो ध्यान में रहनी चाहिए। देखो इसका नाम क्या है? सांख्यिकी है। और यह शुभंकर MOSPI के मूल मूल्यों, सटीकता, पारदर्शिता, डेटा आधारित जो है शासन आदि को जो है क्या करता है? दर्शाता है। इसका जो की मोटो है वो क्या है? डेटा फॉर डेवलपमेंट। डेटा किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। बाकी अलग अलग चीजें, जैसे वो जो ऊपर की ओर बढ़ती हुई ऐसे रेखा थी, वो किसको दिखा रही है? देखो ऊपर की ओर बढ़ती हुई रेखा विकास को दिखाती है। किसको भाई ऊपर की ओर जाना इस तरीके से किसका सिंबल है? विकास का सिंबल है। जो अलग अलग चारों तरफ अशोक चक्र के चारों तरफ जो चिन्ह दिखे थे वो किसके सिंबल बताए थे मैंने? आधुनिक गणितीय डेटा प्रणालियों के। किसके? आधुनिक जो है डेटा प्रणालियों के वो है अशोक चक्र। अशोक चक्र किसका सिंबल है? सत्य का, पारदर्शिता का, सुशासन का, इन सब का जो है सिंबल है अशोक चक्र। तो और राष्ट्रीय मूल्यों के सिंबल कौन कौन से हैं? जो वो अलग अलग कलर है। देखो केसरिया, सफेद, हरा, जो नीचे की तरफ हमको कलर दिखे थे वो किसके सिंबल है? भारत के राष्ट्रीय मूल्यों के जो है वो सिंबल है। किसके सिंबल है? भारत के राष्ट्रीय मूल्यों के। और रुपए का चिन्ह किसको दिखाएगा? भाई आर्थिक नियोजन। नियोजन का मतलब प्लानिंग, इकोनॉमिक, जो किस तरीके से हम प्लानिंग करें, पॉलिसीज वगैरह बनाएं, उसमें आंकड़ों की जो है क्या भूमिका है, डेटा की क्या भूमिका, इन चीजों को दिखाए। तो एक बार ऐसे रिकॉल करोगे याद हो जाएगा। हाँ ये रहा, ये राष्ट्रीय मूल्यों को, एक मिनट, आपके दिख नहीं रहा होगा, कौन किसको दिखा रहा है?
ये विकास को दिखा रहे हैं। ये चिन्ह जो है आधुनिक डेटा प्रणालियों को दिखा रहा है। अशोक चक्र किसको दिखा रहा है? असत्य का मतलब कि सुशासन को, इसका प्रतीक है। रुपये, रुपये किसका है भाई? नीति निर्माण का, डेटा वगैरह का। ये कलर्स जो है ये राष्ट्रीय मूल्यों के प्रतीक है। तो हल्का सा हमको ध्यान रखना है। इसका की मोटो क्या है? डेटा फॉर डेवलपमेंट। ये भी पूछा जा सकता है, नोट्स में लिखा हुआ नहीं है तो लिख लेना। इसका की मोटो डेटा फॉर डेवलपमेंट, यानी डेटा किसके लिए? विकास के लिए। और जो है हमने इसको किसको क्या देखा था? ये किसका जो है? MOSPI मतलब कि मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये इसकी जो है मिनिस्ट्री है। ठीक है, ये चीजें हमको जो है क्या रहनी चाहिए? पता रहनी चाहिए। इसके आगे देखो क्या है? भारत फार्माकोपिया। बस नाम पता रखना है कि फार्माकोपिया क्या है। फार्माकोपिया का मतलब जो भी फार्मा से रिलेटेड यानी मेडिकल साइंस से रिलेटेड कोई रूल्स वगैरह तो होने चाहिए। तो उसकी एक पुस्तक है ये। मतलब कि किसकी पुस्तक है? भारतीय फार्माकोपिया। भारत में बनाई गई या विपणन की जाने वाली जो भी दवाइयां हैं उनके से रिलेटेड आधिकारिक जो है पुस्तक है। तो डायरेक्ट ही हमको पूछ लेवे कि फार्माकोपिया क्या है। अरे भाई दवाइयां वगैरह बना रहे हैं तो उनके कोई रूल्स वगैरह तो होने चाहिए ना। तो रूल्स किस में लिखे हुए होंगे? कोई बुक में। और वो बुक का नाम क्या है? फार्माकोपिया, है ना। इसका प्रकाशन कौन करता है? तो भारतीय फार्माकोपिया आयोग करता है। कोई रट्टा ज्यादा मारने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही फार्मा से रिलेटेड फार्माकोपिया एक बुक है जो कि दवाइयों को डिसाइड वगैरह करती है, उससे रूल्स वगैरह जो भी है बेचने, जो भी हमारे इंडिया में बिकती है। कौन इसको जो है पब्लिश करता है रिपोर्ट को? भारतीय फार्माकोपिया आयोग, है ना। किसकी द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। मतलब एक एक्ट बना रखा है। कौन सा एक्ट है? औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम। उस एक्ट के अनुसार, उस एक्ट में जो जो बातें हैं कि इस तरीके की होनी चाहिए। तो ये जिम्मेदारी कोई मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री कौन है? किसके अंडर में आएगा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ये किसको दायित्व देता है कि भैया ये जो नियम है 1940 वाले, इसके हिसाब से जो है आप क्या करो? मतलब कि रूल्स बनाओ या मतलब कि नियम वगैरह बनाओ, मानक निर्धारित करो, स्टैंडर्ड निर्धारित करो। करने का काम किसका है? भारतीय फार्माकोपिया आयोग। ठीक है, तो ये हमको पता रहना चाहिए। अब मैं एक दो जो है ऐसे आपको पूछ लूं, पिछले जो है क्लास के देखे कितों को जो है याद है? अभ्युदय 3 क्या था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ किससे रिलेटेड था अभ्युदय 3? कौन सी तकनीकी भाषा से था, किससे था? कौन कौन सी जो है 2 IITs इसमें जो है मेनली थी? क्या उसमें राजस्थान की भी कोई IIT थी क्या अभ्युदय 3 में? दूसरा क्वेश्चन मेरा, पंखुड़ी कौन से डिपार्टमेंट से जो है रिलेटेड है? उमंग पोर्टल किस विभाग से जो है रिलेटेड है? और ये संपन्न पोर्टल, संपन्न पोर्टल किससे है? तीनों चारों पोर्टल जो है जल्दी से आपको आ जाने चाहिए। चलते क्लास में अभी मैं याद वापस करवा दूंगा। ये इसलिए क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं कि आपको याद है कि नहीं है। जिसको नहीं है तो वो पन्ना पलट लेगा। क्रिएटर्स कॉर्नर, वही सेम। क्रिएटर्स कॉर्नर मतलब जो क्रिएट करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं या इस तरीके के, है ना। तो इसके लिए प्रसार भारती क्या कर रही है? DD न्यूज पे कार्यक्रम जो है चलाएगी एक 7 बजे। कितनी बजे? 7 बजे जो है DD न्यूज पे कार्यक्रम मतलब प्रसारित करेगी। इससे जो है क्या होगा? हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था को जो प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे आप में से कोई बढ़िया जो है रील वगैरह या इस तरीके से बनाता है ना। तो अब इससे क्या है कि और ज्यादा लोग मोटिवेट होने चाहिए, हमारी डिजिटल जो है इकोनॉमी वो बढ़नी चाहिए। तो इससे रिलेटेड एक मतलब कि DD न्यूज जो चैनल आता है, कौन सा? DD न्यूज। इस पे 7 बजे कार्यक्रम आएगा सोमवार से शुक्रवार तक। ठीक है, और इस पहल का उद्देश्य क्या रहेगा कि प्रसार भारती, है ना, और व्यक्तिगत कंटेंट रचनाकारों जैसे आप में से कोई है इंस्टाग्राम का ये के बीच साझेदारी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण सामग्री के निर्माण को प्रोत्साहित कर डिजिटल अर्थव्यवस्था को क्या मिल सकेगा? बढ़ावा मिल सके। तो हड़का साग पता रखना है। डिजिटल मतलब कि क्रिएटर कॉर्नर्स क्या है? जो प्रसार भारती है उसके तहत मतलब कि DD न्यूज पे कार्यक्रम आएगा 7 बजे। और इसमें होगा क्या कि जो भी ये डिजिटल क्रिएटर्स है, जो भी डिजिटल क्रिएटर्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, रील्स वील्स बनाने वाले, इनके बीच में एक तरीके से साझेदारी हुई है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारी डिजिटल इकोनॉमी को प्रोत्साहन मिलेगा। तो हल्का सा ये जो है पता रखना है, कहीं डायरेक्ट पूछ लेवे कि डिजिटल क्रिएटर या क्रिएटर कॉर्नर से आप क्या समझते हैं।
ऐसे हमने एक 1 बिलियन फॉलोवर्स भी पढ़ा था जो दुबई में हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों मिलते जुलते ही है। आगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है न्यूज है, MOU है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो किस किस के बीच में हुए हैं MOU? एक तो पिक्सेल के और एक इन स्पेस के। ये दोनों है क्या, देखो बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक मतलब अंतरिक्ष से संबंधित स्टार्टअप है ये। कौन सा? पिक्सल स्पेस। कौन सा? पिक्सल के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम। कंसोर्टियम किसको बोलते हैं? समूह को। कंसोर्टियम का मतलब क्या होता है? कोई भी एक समूह। एलाइड, एलाइड मतलब कहते हैं ना एलाइड, एलाइड का मतलब होता है सहायक। एलाइड का मतलब क्या होता है? सहायक। और ऑर्बिट्स तो हम जानते ही हैं, ने इन स्पेस के साथ एक MOU किया है। ये क्या करेंगे भाई? स्पेस टेक से रिलेटेड है, मतलब कि अंतरिक्ष अंतरिक्ष से संबंधित जो है ये स्टार्टअप है। तो ये क्या बनाते हैं? सैटेलाइट बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? सैटेलाइट बनाते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेटरी, यानी जो पृथ्वी की निगरानी वगैरह रखने वाले जो सैटेलाइट है उसका जो है ये क्या करेंगे? स्थापित करेंगे। और फर्स्ट टाइम ऐसा जो है होगा, भारत के पहले निजी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, EOS इसको जो है बोलते हैं। और कैसा EOS बनेगा? ये निजी बनेगा। किस किस के बीच में MOU है? एक तो जो है पिक्सेल के और एक इन स्पेस के। दो जो है एक तरीके से ये स्टार्टअप है, इन्होंने एक तरीके से क्या कर लिया? MOU कर लिया। अब ये इंडिया का पहला निजी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट EOS जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये बनाएंगे। और इसके लिए पिक्सल स्पेस जो है अगले 5 वर्षों में कितने करोड़ का? 1200 करोड़ का जो है निवेश करेगा। और PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत कुल कितने मतलब सैटेलाइट लॉन्च करेंगे? ये 12 सैटेलाइट्स। तो हमको हल्का सा जो है क्या रखना है? पता रखना है। क्या पता रखोगे बताओ मेरे को? कि इन स्पेस के और पिक्सेल के बीच में जो है MOU है। ये क्या करेंगे? ये निजी EOS बनाएंगे, अर्थ ऑब्जर्वेटरी, अर्थ का ऑब्जर्वेशन करने वाले सैटेलाइट बनाएंगे। पैसा चाहिए इसके लिए, तो पैसा कितने करोड़? 1200 करोड़ 5 साल में ये खर्च करेंगे। और PPP मॉडल के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत है ना, जो ये टोटल कितने उपग्रह लॉन्च करेंगे? 12 उपग्रह जो है ये लॉन्च करेंगे। तो ये बात हमको क्या रखनी है? पता रखनी है, ठीक है। MOSPI वाला बताओ कितना क्या था? उसका कीवर्ड क्या था? डेटा फॉर डेवलपमेंट। क्या कीवर्ड था? डेटा फॉर डेवलपमेंट। तो हमको पता रखना। अगली न्यूज ये भी PIB की न्यूज है, आवाजों के जुगनू। क्या न्यूज है? आवाजों के जुगनू। आवाजों के जुगनू कुछ भी नहीं है, हमारी जो पहले की पॉपुलर वॉइसेस है। पॉपुलर वॉइसेस मतलब मान लो एग्जाम्पल के लिए लता मंगेशकर वगैरह इस टाइप की। तो उनका जो है क्या है? ये संग्रह है डॉक्यूमेंटेशन का। किसका? डॉक्यूमेंटेशन का जो है एक संग्रह। तो देखो 8 जनवरी, डेट तो कोई याद नहीं रखनी है, ये जगह जरूर अपन को याद रखनी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। कहाँ पे हुआ ये? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में। भारत की जितनी भी मशहूर आवाजें हैं, मतलब की मशहूर आवाजें मतलब रफी की या इस टाइप से है, तो नहीं रफी तो इसमें नाम, लेकिन एग्जाम्पल के लिए जो मैं बता रहा हूँ, भारत की मशहूर आवाजों को रिकॉर्ड किए गए साक्षात्कारों, मतलब जैसे मान लो रफी का किसी ने इंटरव्यू लिया या इस टाइप से, और प्रकाशनों के माध्यम से डॉक्यूमेंट करने हेतु आवाजों के जुगनू नामक पहल शुरुआत की गई। तो अपने ऐसे आ जाएगा कि आवाजों के जुगनू का संबंध है, तो किससे संबंधित है? जो भी भारत के मशहूर गायक वगैरह इस टाइप के थे, उनके साक्षात्कार या उनके कोई पब्लिश वगैरह है, तो उनको एक जगह लाना, डॉक्यूमेंटेशन उनका करना। उसके लिए जो प्रोसेस है उसको किस नाम से जाना जाता है? आवाजों के जुगनू। इसे पुस्तक के स्वरूप में भी लॉन्च करेंगे और ऑडियो के रूप में, स्वर के रूप में भी जो है लॉन्च करेंगे। आकाशवाणी पे, FM चैनल पे, है ना, वॉइस ओवर इंडस्ट्री प्रसारण वगैरह, इससे मंच से जुड़े कितने लोगों के सफर को? टोटल 31 लोग, अलग अलग जो भी पुराने टाइम की मशहूर आवाजें हैं उनको इसमें लिया गया। तो आवाजों के जुगनू का मतलब ही क्या है? कि जितनी भी हमारे मतलब कि पुरानी पॉपुलर वॉइसेस है, पुराने जो भी मतलब हमारी प्राचीन हस्तियां वगैरह रही है, उनके कोई साक्षात्कार है या उनकी जो है प्रकाशन है कुछ भी, तो उनका एक तरीके से क्या करना? डॉक्यूमेंटेशन करना। क्या करना? डॉक्यूमेंटेशन करना। ये हमको जो है पता रखना है। भारत फार्मा निर्यात।
अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा, भारत फार्माकोपिया 1940 के एक्ट के तहत भारतीय फार्माकोपिया जो आयोग मतलब आयोग है वो क्या करता है उसके तहत, मतलब कि जो स्टैंडर्ड तय करता है दवाइयों के, जो बेची जाने वाली दवाइयाँ। अब हमारा जो भारतीय फार्मा का निर्यात बहुत ज़्यादा हमारे तो जो है काम का नहीं है, लेकिन फिर भी 20.48 बिलियन डॉलर तक जो है ये पहुंच गया है। फार्मा मतलब हमारे यहाँ से जो है दवाइयाँ वगैरह कितने डॉलर की निर्यात हो रही है, 20.48 बिलियन डॉलर। बिलियन का मतलब कितना होता है, 10⁹9, तो इतना डॉलर में। अमेरिका, नाइजीरिया, ब्राजील शीर्ष निर्यात तक गंतव्य। अभी जब ट्रंप ने टेरिफ वगैरह लगाया था तो जो हमने भी देखा था कि कहीं हमारी ये जो फार्मा इंडस्ट्री है उस पर तो इम्पेक्ट नहीं पड़े, इसका बहुत ज़्यादा हमने न्यूज़ वगैरह में पढ़ा था। तो सबसे ज़्यादा हमारा निर्यात कहाँ पे होता है इनका, दवाइयों वगैरह का, अमेरिका में, फिर नाइजीरिया, फिर ब्राज़ील। हमने राजस्थान का भी सबसे ज़्यादा निर्यात देखा था, तो वो भी कहाँ पे था, यूएसए में था। वो भी कहाँ पे था, यूएसए में। भारत के संदर्भ में भी अगर फार्मा निर्यात देखें, फार्मा मतलब दवाइयाँ वगैरह, तो वो कहाँ पे हो रही है, अमेरिका में होती है। फिर देखो इन नाइजीरिया वालों के पास जाती है, फिर ब्राजील वालों के पास जाती है। हल्का फुल्का ध्यान रख लेना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आगे देखो, एक अपने जो स्कीम चल रही है, कौन सी स्कीम, पीएम गति शक्ति स्कीम। पीएम गति शक्ति स्कीम में क्या होता है कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है उनकी स्कीम्स को एक, मतलब पहले क्या होता है, जैसे मान लो ये सड़क बन रही है, थोड़े दिन बाद में जो है बनी हुई सड़क को जो है ये उखाड़ते हैं और वो यहाँ पे पाइपलाइन बिछाते हैं। फिर थोड़े दिन बाद में कोई जो है उखाड़ करके और सीवरेज लाइन बनाने लग जाते हैं उसमें, है ना। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट की एक तरीके से जब पॉलिसी बनती है तो वो एक साझा एक जगह नहीं है। तो सड़क बना दी साहब, उसके बाद में किसी ने जो है उस पे थोड़े दिन बाद में उसको जो है हटा रहे हैं और वहां पे पाइपलाइन बिछा रहे हैं, सीवरेज वाले बिछा रहे हैं। तो इसलिए एक स्कीम लाई गई, कौन सी स्कीम, पीएम गति शक्ति योजना। इसके तहत अगर कोई भी काम हो रहा है तो दूसरे डिपार्टमेंट को भी जो है उसमें एक तरीके से रोल क्या हो सकता है इससे रिलेटेड। तो ये गति शक्ति योजना के तहत एक पाइपलाइन बनी है, कौन सी पाइपलाइन, मुंबई नागपुर गैस पाइपलाइन। किस किस के बीच में, मुंबई से नागपुर के बीच में गैस की पाइपलाइन। अब गैस की पाइपलाइन है तो किसने बनाई है, गेल इंडिया लिमिटेड ने। किसने बनाई, गेल इंडिया लिमिटेड ने। हल्का फुल्का ध्यान में रख लेना, होगा क्या, पाइपलाइन साथ में क्या होगी, सड़क होगी। तो सड़क मंत्रालय और देखो लो, दो मंत्रालय के बीच में एक तरीके से क्या हुई है, पहले से ही डिस्कशन वगैरह टाइप हुई है। तो इसलिए स्कीम का नाम क्या रखा, पीएम गति शक्ति योजना। इसलिए हमने पढ़ा कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत इसका निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, मुंबई से नागपुर के बीच में गैस पाइपलाइन का। किसका, मुंबई से नागपुर के बीच में गैस पाइपलाइन का। इस पाइपलाइन को समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे के किनारे 3 मीटर चौड़े कॉरिडोर में जो है बिछाया गया। रोड के पास कॉरिडोर, कॉरिडोर में जो है किसको बिछा दिया, मतलब कि गैस पाइपलाइन को। तो दो डिपार्टमेंट हो गए, नहीं हो गए, एक तो गेल ऑफ इंडिया लिमिटेड वाला और एक सड़क मंत्रालय। ये सड़क पास में जो है क्या बना दिया, मुंबई से नागपुर के बीच में गैस पाइपलाइन, है ना। और इसमें प्रतिदिन 16.5 करोड़ मानक घन मीटर गैस प्रवाहित की क्षमता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारे ये फैक्ट नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेना कि गति शक्ति योजना के तहत है। गति शक्ति योजना मैंने समझा दी। तो सड़क बन रही है, सड़क का नाम क्या है, समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे। उसके पास में ही जो है क्या कर दिया इन्होंने, मुंबई से लेके नागपुर के बीच में पूरी गैस पाइपलाइन बना दी, 694 किलोमीटर लंबी। अगला देखो कौन सा प्रोजेक्ट है, ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट, ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट। अब जो है मैं आपसे आपको दो तीन जो है चीजें पूछी थी मैंने। अभ्युदय 3 तीसरे नंबर की, आईआईटी इंदौर में हुआ था, तकनीकी हिंदी से रिलेटेड। उमंग पोर्टल, अलग अलग जितने भी गवर्नमेंट के मतलब है सर्विसेज, उसको एक पोर्टल पे, केंद्र राज्य स्थानीय निकाय, कौन सा पोर्टल था, उमंग पोर्टल। संपन्न, संपन्न में लास्ट में पी, तो पेंशन से रिलेटेड पोर्टल। किससे रिलेटेड, पेंशन से। और पंखुड़ी क्या था, पंखुड़ी भी एक यूनिफाइड जो है पोर्टल है, एकीकृत पोर्टल है, जिसमें महिला बाल विकास मंत्रालय और कितना भी कोई एनआरआई है, कोई एनजीओ एनजीओ है, इन सबको जो है एक जगह ले आएंगे, कौन से पोर्टल पे, पंखुड़ी पोर्टल पे। कौन से पे, पंखुड़ी पे। तो ये चीजें मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछी थी, जिसको याद थी उसका ठीक चल रहा रिवीजन।
आगे देखो ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट। अमोनिया क्या होता है? NH3। ग्रीन अमोनिया मतलब जैसे नाइट्रोजन तो है ही, और हाइड्रोजन वगैरह जो है किससे बना है? जल से। जल से जो है कैसे बनेंगे? H2O, और तोड़ेंगे इसको, H2O2 संतुलित कर लेना इस तरीके से। तो इस तरीके की जो है क्या बनाना? अमोनिया बनाना, जो पर्यावरण वगैरह को जो है क्या नहीं करे? प्रदूषित नहीं करे। तो इसका जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है प्रोजेक्ट है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 1.5 मिलियन टन पर एनम। सोच लो, मिलियन का मतलब ही 10 लाख होता है ना, तो 1.5 मिलियन टन पर एनम यानी वर्ष में। इतना बड़ा जो है ये प्रोजेक्ट है। कहाँ पे स्टेब्लिश किया जा रहा है ये? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। इंपोर्टेंट जो है इसको लगा लेना कि भारत का तो फर्स्ट है। देखो इंडिया वालों ने कि सबसे पहले बनाया, और दुनिया का सबसे बड़ा जो है ग्रीन अमोनिया का प्रोजेक्ट बना दिया। किसने बनाया? कंपनी एएम ग्रीन कंपनी। कौन सी कंपनी है? एएम ग्रीन कंपनी। और इसने जो है कितने का निवेश किया? 10 अरब डॉलर का। वैसे याद रखो तो रख लेना, लेकिन काकीनाडा मत भूल जाना। इसकी क्षमता मत भूल जाना 1.5 MTA की। किसने इसको स्टेब्लिश किया है? कंपनी कौन सी है? एएम ग्रीन कंपनी। बहुत ज्यादा नहीं भी रटोगे, ऑप्शन से हो जाएगा। अगर दो एक बार इसको क्या कर रखा होगा, पढ़ रखा होगा, तो ऑप्शन से हो जाएगा। इसका पहला चरण देखो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत टाइम लगेगा। तो इस अलग अलग स्टेप्स में बनेगा। पहला जो है चरण 2027 में, और इसका अंतिम चरण कब? 2030 तक जो है क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। क्या आपको ये चीजें जो है समझ में आ रही है या नहीं आ रही है कि ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि आंध्र प्रदेश के कहाँ पे? काकीनाडा में जो है स्टेब्लिश किया जा रहा है। और कौन सी कंपनी इसका विकास कर रही है? एएम ग्रीन एनर्जी कंपनी। कौन सी? एएम ग्रीन एनर्जी कंपनी। अब देखो इसमें जो है 7.5 गीगावाट सौर व पवन ऊर्जा इतनी इसकी दक्षता है। 1950 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर जो है क्षमता। 2 गीगावाट जो है हाइड्रो स्टोरेज क्षमता वगैरह, ये भी जो है इसमें साथ साथ में जो है। किसमें? ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट में जो है इस तरीके की साथ में एनर्जी से रिलेटेड भी जो है क्षमताएं हैं। ये हमको थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेना। कितने गीगावाट? 7.5 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता। 1950 जो है कितने मेगावाट, और 2 गीगावाट किसकी? हाइड्रो स्टोरेज जो है क्षमता है। ये थोड़ा बहुत हमको ध्यान में रख लेना है। जगह याद रखना, कौन सी जगह है? जगह कौन सी है? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। कितने जो है टंकी है? 1.5 MTP है, मिलियन टन पर एनम। कौन सी कंपनी? ग्रीन जो है एनर्जी कंपनी, एएम ग्रीन है ना, क्या नाम था? एएम ग्रीन कंपनी द्वारा जो है इसको विकसित किया जा रहा है। आगे देखो, NIDMS, ये क्या है? एक तरीके से पोर्टल है ये, है ना। एन का मतलब नेशनल, आई का मतलब है यहाँ पे आईईडी। आईईडी क्या होता है? एक तरीके से जुगाड़ से बनाया हुआ जो है ये विस्फोटक सामग्री, जो जुगाड़ से बनाते हैं ना, प्रॉपरली नहीं है ना। इसका फुल फॉर्म होती है शायद इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव, ऐसे कुछ इसकी जो है फुल फॉर्म होती है। मतलब जो कोई बम वम बनाते हैं तो जुगाड़ से जो बनाया हुआ है एक तरीके से, उसको बोलते हैं आईईडी। तो नेशनल आईईडी मैनेजमेंट सिस्टम, इसका जो है उद्घाटन किया। अब ये क्या करेगा कि जितना भी आईईडी से रिलेटेड कोई भी डाटा है ना, वो एक पोर्टल पे आ जाएगा। तो इससे जो है ये इस तरीके के अपराधी वगैरह है, आतंकवादी वगैरह है, इससे सुरक्षा कवच ये प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि एक पोर्टल पे सारा का सारा डाटा रहेगा आईईडी से रिलेटेड जो भी हुआ है। तो देखो एनआईडीएमएस, सीधा सीधा भी पूछ लेते हैं कि एनआईडीएमएस का जो है क्या संबंध किससे है? तो ये एक सुरक्षित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से देश भर की जितनी भी बम विस्फोट घटनाएं, मोडस ऑपरेंडी, ऑपरेंडी मतलब कार्य करने का तरीका उनका, इसमें इस्तेमाल हुए विस्फोटक का संगठित रूप से सटीक विश्लेषण संभव हो सकेगा। जैसे अभी हनुमानगढ़ में जो है बम विस्फोट करने वाले थे, वो अकबर अली, अजमेर के कौन कौन थे जो, अब ऐसे जो ये किस तरीके का, पहली बात तो जो है इनकी कार्य प्रणाली है, यानी इनके मोडस ऑपरेंडी का मतलब क्या होता है, इनकी कार्य प्रणाली कैसी है।
कौन से बम की जो मतलब किस तरीके से ये बनाते हैं, मतलब घटनाएं कब कब हुई है, इन चीजों को एक प्लेटफॉर्म पे ये ले आए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ऐसे ऐसा हुआ है तो उसको एनालिसिस कर पाएंगे, ऐसी घटनाओं पे जो है रोकथाम लगेगी। ये हमारे लिए एक तरीके से सुरक्षा कवच का काम करेगा। इसका काम करेगा, सुरक्षा कवच का काम करेगा। तो पता चल गया NIDMS पोर्टल का क्या काम है, ये बम विस्फोट की जितनी भी घटनाएं हैं उनको एक जगह कि भाई इस टाइम यहाँ हुई, इस तरीके से ये सिस्टम ये लोग काम कर रहे हैं, उसको इस पोर्टल पे रखेंगे, ऑटोमेटिक उसका एनालिसिस करेंगे तो हमको जो है इनका सिस्टम वगैरह ये चीजें पता चलने लग जाएगी कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो NIDMS पोर्टल पता चल गया। दो नए जो है आर्द्र भूमियां, रामसर स्थल, राजस्थान में तो कितने रामसर स्थल है, 5। अभी लेटेस्ट कौन सा है, सिलीसेड वाला है ना, खींचण, मेनार, और 2 शुरू वाले तो जो आपको पता ही है, सांबर, केवला देव। तो अब 2 नए जो रामसर स्थल है राजस्थान में, भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, 98 हो गई है। कितनी हो गई है, 98। सीधा सीधा पूछ लेगा कि पटना वाला कहाँ है, तो पटना पक्षी अभ्यारण्य बोलते हैं हम, तो पटना कर देंगे, जबकि ये उत्तराखंड ये उत्तर प्रदेश के कौन सी जगह पे है, एटा में। तो 2 नए हुए। सबसे ज्यादा पिछली बार भी हमने पढ़ा था तमिलनाडु में, कहाँ पे है सबसे ज्यादा, तमिलनाडु में, ये रहा। कितने हैं, 20 है। अब उत्तर प्रदेश में एक और बढ़ गया, तो उत्तर प्रदेश में कितने हो गए, 11 हो गए। एटा बना, एटा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और छारी डांड, छारी डांड का मतलब ये गुजरात के कच्छ में, नमक का खारा पानी, इस तरीके से जो है ये इसका मतलब होता है। छारी का मतलब क्या होता है, नमक प्रभावित क्षेत्र, और डांड का मतलब है उथली हुई, मतलब उठी हुई आर्द्र भूमि, रामसर साइट। तो 2 नई आर्द्र भूमियों से अब इंडिया में टोटल कितनी आर्द्र भूमियां हो गई, 98। सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में। तो ये रही, कितनी है तमिलनाडु में, 20। टोटल कितनी, 11 उत्तर प्रदेश में। और ये उत्तर प्रदेश में कौन सी बनी है, नहीं, पटना पक्षी अभ्यारण्य। नाम याद करने में कोई टेंशन है ही नहीं, ऐसे ही कर लेंगे हम। दूसरी भी कोई टेढ़ा नाम तो है नहीं, अभी तमिलनाडु का, कर्नाटक का कोई नाम आ जाता तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन ये तो बिल्कुल इजी है, पटना नाम सुना हुआ है, लेकिन वो पटना बिहार की राजधानी वाला नहीं है, पटना उत्तर प्रदेश वाला है। छारी डांड, छारी का मतलब है खारी, खारी, खारी से बना छारी, यानी नमक प्रभावित क्षेत्र। और डांड किसको बोलते हैं, ढांड, अपन इसमें भी देखते ही हैं, राजस्थान ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं ढांड बोलते हैं। तो वैसे ही ये डांड जो है इनकी लोकल लैंग्वेज में बोलते होंगे उथली हुई आर्द्र भूमि। पहली बुलेट ट्रेन पिछली क्लास में बताया था, बताओ वंदे भारत कहाँ से कहाँ चलेगी, हावड़ा से लेके और गुवाहाटी के बीच। हावड़ा से लेके किसके बीच में, गुवाहाटी के बीच में चलेगी वंदे भारत। 823 की क्षमता है, 16 कोच है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब पहली बुलेट ट्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये 15 अगस्त 2027 में ये चल जाएगी, यानी अगले साल की जो 15 अगस्त आएगी उसमें बुलेट ट्रेन चल जाएगी। इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन होगी। जापान इसमें जो है सपोर्ट कर रहा है, शिंकानसेन करके जो है टेक्निक है जापान की, है ना, ये चीज है। अब इसकी स्पीड वंदे भारत की कितनी थी, 180 थी, पहले बताया मैंने। इसकी कितनी है, इसकी 320 है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 320 किलोमीटर जो है ये चल जाएगी 1 घंटे में। 320 का मतलब सोच लो, हमारे यहाँ से जो है अलवर पहुंच जाएगी 1 घंटे के अंदर अंदर, अगर एग्जाम्पल के रूप में अजमेर दिल्ली रूट पे रहे तो कहाँ चलेगी ये, जहाँ पे मतलब एक तो गुजरात से लेके, गुजरात में अहमदाबाद से चलेगी ये मुंबई के बीच में, शायद 500 के आसपास इनकी इसकी किलोमीटर है दूरी। यह ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच में 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में संचालित होगी। कितने स्टेशन होंगे, 12 स्टेशन होंगे। कितने स्टेशन होंगे, 12 स्टेशन। तो थोड़ा बहुत टाइम यहाँ भी लगेगा, 2-3 मिनट भी रुकिए तो 36 मिनट तो यही हो गए, है ना। 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। नीतर तो 508 को ये सोच लो, 320 इंटू 2 कर लो, कितना चल जाती है, 640 चल जाती है 2 घंटे में। लेकिन 12 स्टेशन है तो रुकेगी भी सरी, तो उस हिसाब से है ना 2 घंटे से के आसपास टाइम इसमें लगेगा। ये डाटा क्यों बताया, ताकि याद हो जाए। 320 की स्पीड से चल रही है, 500 किलोमीटर चलेगी अहमदाबाद से
किसके बीच में? मुंबई के बीच में ये चलेगी। याद रहनी चाहिए 15 अगस्त 2027 को चलेगी। कब चलेगी? 15 अगस्त 2027 को। डाक विभाग की प्रथम ONDC ऑनलाइन डिलीवरी। देखो ONDC ऑनलाइन डिलीवरी क्या है? अभी डाक विभाग कुछ भी डिलीवर अपन डाक विभाग से करते हैं तो कौन करता है उसको? डाक विभाग ही करता है। क्या अमेजन वाले वो कर देते हैं? हम तो लेटर देते हैं कुछ भी तो डाक विभाग के थ्रू ही जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि डाक विभाग ने ओपन नेटवर्क ऑनलाइन डिलीवरी की है। ओपन नेटवर्क ONDC है ना, फॉर डिजिटल कॉमर्स। ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। डिजिटल कॉमर्स तो जो है अपन जानते हैं। ओपन नेटवर्क, ओपन नेटवर्क का मतलब अब किसी भी कंपनी के थ्रू ये भेज सकते हैं, जैसे शेडो फॉक्स है या अमेजोन है, जो भी डिलीवरी करने वाली कंपनीज वगैरह है, तो इन्होंने जो है उद्यम वेल के थ्रू इसको जो है क्या किया है, मतलब डिलीवर किया है। ये पहला ऑर्डर उद्यम वेल से जो है प्राप्त हुआ। किसने किया? डाक विभाग ने। तो पहली बार ऐसा हुआ कि डाक विभाग ने जो है ONDC की, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यानी ऑनलाइन जो है दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्होंने डिलीवरी की है। और कौन सा पोर्टल है वो? उद्यम वेल। कौन सा पोर्टल है? उद्यम वेल। देखो 13 जनवरी को इन्होंने उद्यम वेल से बुक किया था और 15 जनवरी को इसे भेज दिया गया। तो अब डाक विभाग भी, ये तो एक तरीके से टेस्टिंग मोड में, आने वाले टाइम में डाक विभाग की भी जो है डिलीवरीज वगैरह दूसरे सिस्टम, मतलब इन ओपन नेटवर्क से होगी। दूसरे किससे होगी? ओपन नेटवर्क से जो है होगी। आई थिंक आपको न्यूज़ समझ में आ गई होगी कि इसमें कुछ भी नहीं है। उद्यम वेल के थ्रू इन्होंने जो है भेजा है कोई सामान वामान जो भी। पिपरवा अवशेष। कौन सा अवशेष? पिपरवा अवशेष। पिपरवा क्या है? यूपी में एक जगह है जहां पे बुद्ध के अवशेष मिले 1898 में। कब मिले? 1898 में। और ये कहाँ थे? हांगकांग में थे। वहां पे ऑक्शन लगी और उस ऑक्शन से जो है हम खरीद करके लाए हैं। अब खरीद करके मतलब कि लाए हैं वहां से, ऑक्शन से लाए हैं, तो अब क्या करेंगे हम भारत की इस विरासत को जो है दिखाएंगे लोगों को। दिखाने के लिए जगह कौन सी है? राय पिथौरा सांस्कृतिक मतलब परिसर। तो किसी को भी अगर पिपरवा जगह के जो बुद्ध अवशेष थे, कहाँ के? पिपरवा के बुद्ध अवशेष, बुद्ध के अवशेष, इनको देखने जाना है तो कहाँ जाना पड़ता? राय पिथौरा मतलब सांस्कृतिक परिसर में, जो कि कहाँ पे? नई दिल्ली में। कौन सा मंत्रालय करेगा? कॉमन सेंस की बात है कि संस्कृति मंत्रालय जो इसका प्रदर्शन करेगा। इंटरनेशनल लेवल की जो है मतलब ये प्रदर्शनी हुई है। मोदी जी भी जो इसमें गए हैं, भाषण वाषण दिया है। थीम क्या थी इस प्रदर्शनी की? बुद्ध की थीम क्या? एनलाइटमेंट, यानी हमें प्रकाश। प्रकाश किसका? एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? ज्ञान की प्राप्ति। तो प्रकाश और कमल, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति के जो है एक तरीके से अवशेष, ये इसकी क्या है? ये इसकी थीम है। एनलाइटमेंट, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति किसको कहा है? बुद्ध को। तो ये अवशेष भी किसके हैं? बुद्ध के अवशेष। और अवशेष हमको क्या दिखाते हैं? एनलाइटमेंट वगैरह को, इनको जो है दिखाते हैं। इस प्रदर्शनी में बहुत सारी चीजें जो है दिखाई गई। बुद्ध के सांचे का जो स्तूप है भोपाल में, है ना, उससे रिलेटेड चीजें। पिपरवा के अवशेषों को दिखाया गया। बुद्ध के जीवन की अलग अलग झलकियों को दिखाया गया। आएगा नहीं सवाल, लेकिन किसी को ऐसे ही है कि मठों में आई बुद्ध की शिक्षाओं की अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो भाषाएं हैं, जो बौद्ध कला है, सांस्कृतिक कलाकृतियां वगैरह, ये सारी सारी चीजें दिखाई गई। ये तो नॉर्मल चीज है। हमको ध्यान क्या रखना है? राय पिथौरा में दिखाया है इसको। कौन से अवशेषों को? पिपरवा के अवशेषों को। कहां से लाए थे? हांगकांग ऑक्शन से। किस मंत्रालय ने आयोजित किया? संस्कृति मंत्रालय ने इसको आयोजित किया। नोट 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 पढ़ लो। 1898 में खोजे गए पिपरवा अवशेष किस, कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कहां से लाए इनको? हांगकांग ऑक्शन से। कहां से लाए? हांगकांग ऑक्शन से। भारत सरकार गोदरेज इंडस्ट्री के साथ PPP के जरिए 127 वर्ष बाद में भारत लेकर के आई है। 1898 में जोड़ लो 127, तो PPP के तहत लेके आई है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। प्राइवेट में कौन सी कंपनी है? गोदरेज इंडस्ट्रीज। ले आए, ऑक्शन लगी, बोलियां लगी होगी, वहां से ले आए। हमारे हमारे पिपरवा के, इंडिया के अवशेष, उनको लेके आए, उसकी प्रदर्शनी लगाई राय पिथौरा में। जो राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर वहां पे दिल्ली में है, वहां पे जो इसकी ये लगाई है। अगला देखो, बदलता भारत मेरा अनुभव प्रतियोगिता।
बदलता भारत यानी इंडिया में क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, मेरे क्या अनुभव है, इंडिया में क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं और मेरे क्या अनुभव है, इससे रिलेटेड एक प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता मतलब इन्होंने एक पोर्टल, मैंने पहले भी बताया था, माई गोव। कौन सा पोर्टल है? माई गोव। इस पोर्टल पे जो है क्या करेंगे लोग, भाई भारत में क्या क्या चेंजेस हो रहा है उससे रिलेटेड रील्स बनाएंगे, कोई एवीज बनाएंगे, ऑडियो विजुअल बनाएंगे, कोई यूट्यूब शॉर्ट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यूट्यूब शॉर्ट्स। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई कि बदलता भारत मेरा अनुभव क्या है। इसमें कोई तो रील बनाएगा, कोई इंस्टाग्राम की रील बनाया, कोई यूट्यूब शॉर्ट्स बनाया, कोई ऑडियो विजुअल जो है बनाएगा, और कोई क्या लिखेगा? ब्लॉग लिखेगा। और इसमें क्या, जैसे आपने भी जो है किसी ने रील बनाई कि भारत में क्या क्या बदल रहा है, मेरा अनुभव क्या है, 100 जनों ने बनाई, और किसी ने बनाई, किसी ने रील बनाई, किसी ने क्या किया, किसी ने जो है ब्लॉग लिखा, किसी ने ऑडियो विजुअल्स बनाए, क्या बनाए? ऑडियो। किसी ने यूट्यूब शॉर्ट्स बनाए। अब उनको सबको देखा, किसके सहयोग से हुए? ये माई गो के इस पोर्टल पे जो है ये डालेंगे। क्या करेंगे? डालेंगे 2014 के बाद के जो चेंजेज है। किसके बाद में? जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है उसके बाद में हम क्या क्या चेंज दिखते हैं, इससे रिलेटेड ये चीजें हुई है। अब इसमें जो है फर्स्ट भी आया है, कोई सेकंड आया, थर्ड आया, तो सबका ध्यान हमको रखना है कि भाई यूट्यूब इंस्टाग्राम रील में देखो, आई से आई याद रख लेना, इंद्रजीत सुबोधम शंकर। इंस्टाग्राम की जो रील है उनमें फर्स्ट कौन आया? इंद्रजीत सुबोधम। ये न्यूज आ सकती है क्योंकि ये पीआईबी से डायरेक्ट, सारी न्यूज पीआईबी से है, लेकिन ये वो इंपॉर्टेंट न्यूज है, आ गई तो होएगा नहीं क्वेश्चन, ध्यान रख लेना। इंस्टाग्राम रील से रिलेटेड इंद्रजीत ने जीता, इंद्रजीत सुबोधम शंकर ने। यूट्यूब शॉर्ट्स से जो रिलेटेड है वो किसने? मंथन रोहित ने। रोहित शर्मा को कहाँ देखते हो? यूट्यूब पे। रील में? सर यूट्यूब पे। रील में तो इंस्टाग्राम वाले में तो आई को देख लिया हमने, अब इधर उधर जो है नहीं देखना। आई को देखा क्या? आई का मतलब इंस्टाग्राम रील इंद्रजीत। रोहित शर्मा को सर यूट्यूब पे देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स मंथन रोहित। दो तो याद हो गए कि नहीं हो गए? लघु एवी चैलेंज सुशोवन मन्ना। कौन है? सुशोवन मन्ना, जिन्होंने लघु एवी, एवी का मतलब ऑडियो विजुअल्स जो है उससे रिलेटेड। सुशोवन मन्ना फर्स्ट आया। ब्लॉग में कौन आया? कृष्णा गुप्ता। ब्लॉग में कौन आया? कृष्णा गुप्ता। देखो दो याद करवा दिए, दो खुद को याद करने। आई का मतलब इंद्रजीत, इंस्टाग्राम रील। रोहित शर्मा को कहाँ देखते हैं? यूट्यूब शॉर्ट्स में। तो